हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के फोर्थ टॉपिक को पढ़ेंगे। आई होप आपने तीनों टॉपिक देख लिया होगा पिछले वीडियो में, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट को हर इंसान हर जगह पे अलग तरीके से समझता है, लेकिन बेसिकली हमारे बुक में 3 तरीके से इसको बांटा गया है, ताकि बताया गया है कि मैनेजमेंट क्या साइंस है या आर्ट है या फिर प्रोफेशन है। तो सबसे पहले हम ये तीनों का मीनिंग समझेंगे। मीनिंग समझने के बाद ये तीनों के फीचर्स को मिलाएंगे कि ये मैनेजमेंट से मिलता है कि नहीं मिलता। ठीक है, तो सबसे पहला है मैनेजमेंट एज अ साइंस। साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकली फाइंडिंग फैक्ट्स एंड इवेंट। मतलब कि साइंस जो भी होता है वो सिस्टमैटिकली डेवलप होता है और उसका नॉलेज हमेशा बुक में दिया हुआ रहता है और वो एक फैक्ट पे बेस होता है। हम इजीली कोई भी बुक पे लेंगे तो साइंस का जितना भी ऑब्जर्वेशन होगा वो एक फैक्ट पे होगा रिलेटेड। तो वैसे ही यहाँ पे भी लिखा गया है कि साइंस कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व फाइंडिंग्स फैक्ट एंड इवेंट। तो अब इसका फीचर पढ़ते हैं। तो सबसे पहला फीचर तो हमको इसके डिफाइन से ही निकल जाता है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इन साइंस organized and systematic study material is available which is used to acquire the knowledge of science। मतलब कि साइंस में ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है। हमने अपने बुक्स में पढ़ा था 10th क्लास से पहले कि साइंस में ढेर सारा डाटा अवेलेबल होता है कोई फैक्ट से रिलेटेड। तो वैसे ही यहाँ पे भी लिखा गया है कि इन साइंस ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल विच इज़ यूज टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ साइंस। जैसे कि साइंस में सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अवेलेबल है, वैसे ही लाइक साइंस इन मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल। तो वैसे ही मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो ये इसका फीचर और मैनेजमेंट का फीचर दोनों मिल रहा है। तो हम लोग बोलेंगे सो द फर्स्ट फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। ठीक है, अब दूसरे फीचर पे आते हैं। प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। जैसा कि हमने पिछले अपने बुक्स में पढ़ा था कि कोई भी साइंस होता है वो हमेशा एक्सपेरिमेंट से ही निकलता है। तो वही यहाँ पे भी बोला गया है, साइंटिफिक प्रिंसिपल आर डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड देन टेस्टेड थ्रू वेरियस रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। मतलब जितना भी साइंटिफिक प्रिंसिपल है वो डेवलप हुआ है ऑब्जर्वेशन से और फिर उसको टेस्ट किया गया है बार बार, तब जाके वो बना है। तो वैसे ही मैनेजमेंट में भी डेवलप तो वो ऑब्जर्वेशन से हुआ है। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर ऑल्सो डेवलप विथ ऑब्जर्वेशन, लेकिन इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है क्योंकि ये वहाँ पे एक ही फैक्ट पे होता था, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेस होता है क्योंकि बट सिंस मैनेजमेंट डील विथ ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड। जैसा कि मैनेजमेंट अपना काम ह्यूमन बिहेवियर से कराता है, तो ह्यूमन बिहेवियर कभी कौन किसके दिमाग में क्या चल रहा है कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इसलिए ये फीचर पार्शियली थोड़ा तो प्रेजेंट है लेकिन थोड़ा नहीं भी प्रेजेंट है। तो यही गया है, दिस फीचर ऑफ साइंस इज पार्शियली प्रेजेंटेड। ठीक है, अब थर्ड फीचर पे आते हैं, यूनिवर्सल वैलिडिटी। मतलब कि साइंस का जो प्रिंसिपल है वो पूरा यूनिवर्सल है। मतलब यहाँ भी इंडिया में भी वही प्रिंसिपल है, ऑस्ट्रेलिया में भी वही प्रिंसिपल है, चाइना में भी वही प्रिंसिपल है साइंस का, क्योंकि सब साइंस पढ़ रहा है तो सेम ही होगा ना। सबको कोई भी फार्मूला यूज़ करोगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगा। तो वही लिखा गया है, साइंटिफिक प्रिंसिपल है यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी, लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल वैसा नहीं है और ये यूनिवर्सल भी नहीं है क्योंकि ये इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करता है। इसलिए ये स्टैटिक नहीं, ये रिज नहीं है, ये स्टैटिक है, चेंज करते जाता है सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, तो ये फीचर तो नहीं प्रेजेंट है मैनेजमेंट में, तो हो गया। फिर दूसरा आता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट क्या आर्ट है? Art can be defined as systematic body of knowledge which requires skill,
क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। आर्ट तो हम जानते हैं कि कोई भी आर्टिस्ट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है स्किल का, क्रिएटिविटी का और रेगुलर प्रैक्टिस का, तभी वो परफेक्ट बन पाएगा। तो इसी के डिफाइन से हम लोग इसके फीचर निकालते हैं। तो सबसे पहला निकलता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो इन एवरी आर्ट देयर इज सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल विच इज़ यूज टू एक्वायर द थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ आर्ट। जैसा कि आर्ट में थियोरेटिकल नॉलेज अवेलेबल होता है तो उसी से आर्टिस्ट अपना नॉलेज अपडेट करता है आर्ट का। तो वैसे ही मैनेजमेंट में भी थियोरेटिकल नॉलेज अवेलेबल होता है, जो हम लोग पिछले में पढ़े थे साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो ये फीचर मैच करता है, ठीक है। दूसरा आता है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। पर्सनलाइज एप्लीकेशन में इसका मतलब क्या है कि किसी भी आर्टिस्ट को सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज जानना ही इनफ नहीं होता है, उसको उस थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ स्किल भी होना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। तो हम लोग इसका डिफाइन पढ़ते हैं। इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली थियोरेटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ। एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव प्रोफेशनल स्किल, पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी टू अप्लाई नॉलेज। कि हर आर्टिस्ट के पास पर्सनल स्किल और क्रिएटिविटी होना चाहिए ताकि वो नॉलेज को अप्लाई कर सके। तो वैसे ही मैनेजमेंट में भी मैनेजर के पास भी एक अपना स्किल होना चाहिए ताकि वो आगे कोई भी सिचुएशन में अच्छे से काम कर सके। खाली थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ चलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये फीचर प्रेजेंट है मैनेजमेंट में भी और आर्ट में भी, तो ये फीचर मिल रहा है। तीसरा आता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। कोई भी आर्टिस्ट अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेगा तो वो परफेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। और मैनेजमेंट में भी वही होता है, कोई भी मैनेजर अगर रेगुलर एक्टिविटी करेगा तो वो भी एफिशिएंट होगा, अच्छे से परफॉर्म करेगा अपना टास्क। तो वही इसमें दिखा गया है, इसका डिफाइन पढ़ते हैं। द आर्टिस्ट रिक्वायर रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आर्ट टू बिकम मोर फाइन एंड परफेक्ट। विदाउट प्रैक्टिस आर्टिस्ट लूज देयर परफेक्शन। तो वैसे ही इन मैनेजमेंट in the same way with experienced manager also improve their managerial skill and efficiency while practicing regularly. So this feature of art is also present in management. तो ये फीचर भी प्रेजेंट है मैनेजमेंट में। तो साइंस में से एक फीचर, साइंस में 2 फीचर मिल रहा था और इधर आर्ट में भी 3 फीचर मिल गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज साइंस एंड आर्ट। अब देखते हैं प्रोफेशन में कितना मिलता है। तो प्रोफेशन तो हम लोग पढ़े थे कि कोई भी एरिया में कोई स्पेशलाइज बन जाता है उसको प्रोफेशन बोलते हैं। जैसे डॉक्टर बन गया तो कोई स्पेशलिस्ट बन गया डॉक्टर का, तो हम लोग उसको बोलेंगे प्रोफेशन, ठीक है। तो प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एन ऑक्यूपेशन बैक बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड, जहाँ एंट्री ज़रूरी होता है। जिसके फीचर पढ़ेंगे तो हमको इसका डिफाइन समझ में आएगा। तो सबसे पहला फीचर है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रोफेशन में भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल होता है, जैसे मैनेजमेंट में हो रहा था 2, साइंस में भी और आर्ट में, वैसे ही प्रोफेशन में भी होता है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि ये फीचर मिल रहा है मैनेजमेंट से, ठीक है। दूसरा होता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब होता है कि कोई भी प्रोफेशन काम करने से पहले या कहीं जॉब लेने से पहले उसको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। बिना एग्ज़ाम दिए हुए वो और डिग्री लिए हुए वो जॉब नहीं कर सकता, ठीक है। तो वैसे ही लेकिन मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट में तुम कुछ क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से तुम मैनेजर बन सकते हो, लेकिन स्पेशलाइज तुमको अगर डॉक्टर के पोस्ट पे जाना है, प्रोफेशन बनना है, तो तुमको एकदम डिग्री मस्ट है उसमें। तो हम लोग इसका डिफाइन पढ़ते हैं। द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड through an examination or degree. For example, a person can practice a doctor only when he is having a MBBS degree, ठीक है। Whereas in management there is no legal restriction, कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम कोई डिग्री लेके आओ, बस तुम कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगता है वहाँ पे, वो तुम्हारे पास होना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो MBA का डिग्री होना चाहिए। तीसरा फीचर है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। मतलब कि जितने भी प्रोफेशन होते हैं उन सबको रजिस्टर्ड होना पड़ता है, खुद का नाम को रजिस्टर करना पड़ता है। जैसे मेडिकल से रिलेटेड हो तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद
जितने भी प्रोफेशन लॉयर हो, ठीक है, तो उनको बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड होना पड़ता है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता है, आप चाहो तो रजिस्टर्ड हो सकते हो, नहीं भी चाहो तो भी नहीं, मतलब नहीं चाहो तो नहीं हो सकते हो। कंपलसरी नहीं है कि आपको रजिस्टर्ड होना ही होना है, लेकिन प्रोफेशन में कंपलसरी है कि आपको होना ही होना है, ठीक है। तो हम लोग इसका डिफाइन पढ़ते हैं। फॉर ऑल प्रोफेशन स्पेशल एसोसिएशन इस्टेब्लिश एंड एवरी प्रोफेशनल हैज़ टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड। वो लोग को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा विद द एसोसिएशन बिफोर प्रैक्टिसिंग। तो काम करने से पहले वो लोग को वहाँ पे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। लेकिन इन केस ऑफ मैनेजमेंट इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर मैनेजर टू बी अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय रजिस्ट्रेशन। तुम जरूरी नहीं है कि तुम रजिस्ट्रेशन करके ही ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनो। तो ये फीचर नहीं मिल रहा है। सो दिस फीचर इज़ नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट बट वेरी सून आगे चल के ऐड हो सकता है, ठीक है। चौथा है एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड। मतलब कि जितने भी प्रोफेशन होते हैं उनको कुछ एथिकल कोड से बाइंड कर दिया जाता है कि तुम्हें इस हिसाब से काम करना है, ऐसे हिसाब से काम करना है। मतलब एक वो लोग को प्लान करके दिया हुआ रहता है कि इस वे में आप लोग को चलना है। लेकिन मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है जब आप रजिस्टर्ड हो AIMA में, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन से, ठीक है। अगर नहीं रजिस्टर्ड हो तो कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्टर्ड हो तो वो आपको अपना लॉ देगा, मतलब अपना चार्ट देगा, जिससे आप देख के उसके हिसाब से वर्क कर सकते हो। तो ये भी फीचर मैनेजमेंट में नहीं मिलता है, आगे चल के हो सकता है ऐड हो सकता है, ठीक है। सर्विस मोटिव, पांचवा फीचर। सर्विस मोटिव क्या होता है? हर प्रोफेशन का, डॉक्टर का क्या सर्विस मोटिव हुआ कि उसका जो भी पेशेंट आएगा उसको डेडिकेशन से ट्रीट करे। लेकिन मैनेजमेंट में क्या होता है? सिर्फ मैनेजमेंट अपना ध्यान देता है गोल अचीव करने में, जो उसका मेन फंक्शन होता है, मेन मोटिव होता है, सब कुछ उसका वही होता है। द बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज अचीवमेंट ऑफ गोल, ठीक है। तो ये फीचर भी नहीं प्रेजेंट है मैनेजमेंट में, हो सकता है आगे ऐड हो जाए। हमारा दूसरा टॉपिक है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट मेनली 3 तरह के होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल। टॉप लेवल पे वो लोग बैठे होते हैं जो ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, प्लान्स एंड पॉलिसी बनाते हैं, जितना तुमको फाइनेंस का ज़रूरत होता है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। फिर जो मिडिल लेवल क्या होते हैं, जो ऊपर से प्लान्स एंड पॉलिसी बना हुआ है उनको नीचे तक पहुंचाते हैं, लोअर लेवल तक, जिसको बोलते हैं सुपरवाइजरी लेवल, ठीक है। जो सुपरवाइजरी लेवल के नीचे होते हैं, मतलब काम करने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके अंडर जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है उसका कंडीशन, मतलब उसको कुछ चीज़ का ज़रूरत है, उनका बात, उनका डिमांड, सब कुछ को ऊपर तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही करके पहले ऊपर से नीचे आता है, फिर नीचे से ऊपर जाते रहता है, पहले टॉप, मिडिल, लोअर, फिर लोअर, मिडिल, टॉप, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो इसमें मेनली हेड जो होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के, वही बैठे हुए रहते हैं। जैसे कि द टॉप लेवल कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, CEO, CFO और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। ये सब ऊपर बैठे हुए रहते हैं। इनका मेन फंक्शन होता है डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, जो मैंने पहले बताया था कि ये ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि वो लॉन्ग पीरियड के लिए हो या शॉर्ट पीरियड के लिए हो। द टॉप लेवल मैनेजर फॉर्मुलेट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, विल दे फॉर्म शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, ठीक है। दूसरा इनका फंक्शन होता है फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज, प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है। द टॉप लेवल मैनेजर ऑल्सो फ्रेम प्लान्स एंड पॉलिसीज टू सेट द ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव बनाए हैं उसी के लिए प्लान और पॉलिसी तैयार करते हैं, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइज द एक्टिविटी टू परफॉर्म बाय द पर्सन वर्किंग एट मिडिल लेवल, जो भी हमारा आदमी काम कर रहा है मिडिल लेवल में उसके लिए कुछ एक्टिविटी ये ऑर्गेनाइज करते हैं, जो अपना काम उनको देते हैं तो वो जाके नीचे वाले को देते हैं, ठीक है। चौथा होता है असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस एंड फिक्स एसेट, मतलब जो बड़ा बड़ा रिसोर्सेज का ज़रूरत होता है, जैसे कंपनी स्टार्ट करने में शुरू में सबसे ज़्यादा पैसा लगता है, एसेट लगता है, मशीन वशीन लगता है, तो ये सब टॉप लेवल अरेंज करते हैं, ठीक है। और पांचवा पॉइंट होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ, सर्वाइवल, सब कुछ इन पे ही डिपेंड करता है, ठीक है।
ये हो गया हमारा टॉप लेवल का काम। फिर आता है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल जो टॉप लेवल से दिया गया जो चीज़ है उसी को मिडिल लेवल नीचे तक पहुंचाता है। तो मिडिल लेवल में मेनली कौन कौन आते हैं? मिडिल लेवल कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंटल हेड, परचेस डिपार्टमेंट हेड, सेल्स डिपार्टमेंट हेड, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट एक्सेट्रा। मतलब इतने होते हैं इनके मेंबर, ठीक है। और भी हमारा ये डायग्राम में दिया हुआ है, आप ये डायग्राम याद कर लीजिएगा, इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी फ्रेम बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल। मतलब कि जो टॉप लेवल से जो पॉलिसी बनकर आया है वो ये लोअर लेवल तक पहुंचाते हैं। मतलब ये दोनों के बीच में एक लिंक की तरह काम करते हैं। तो हम लोग इसका डिफाइन पढ़ते तो समझ में आएगा। मिडिल लेवल मैनेजमेंट act as a linking pin between top level and lower level management. They only explain the main plans and policies framed by top level management to lower level. मतलब ऊपर से जो plans and policy बनकर आया है वो नीचे वाले को समझाते हैं ये, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट आता है ऑर्गेनाइज द एक्टिविटी ऑफ देयर डिपार्टमेंट। तो मेनली मिडिल लेवल में ढेर सारे डिपार्टमेंट होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंसिंग होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो सबके लिए ये क्या करते हैं? एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते हैं। फॉर ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी ऑफ डिपार्टमेंट फॉर एक्सिक्यूटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज, जनरली मिडिल लेवल मैनेजर आर हेड ऑफ सम डिपार्टमेंट, सो दे ऑर्गेनाइज ऑल द रिसोर्सेज एंड एक्टिविटी फॉर देयर डिपार्टमेंट, ठीक है। तीसरा फंक्शन होता है फाइंडिंग आउट, रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, अपॉइंटिंग रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़। मतलब जितने भी एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है वो मिडिल लेवल खोजता है, ठीक है। चौथा पॉइंट होता है मोटिवेट द पर्सन टू परफॉर्म द बेस्ट एबिलिटी। ये सबसे मेन पॉइंट है कि अपने जितने भी अपने अंडर काम करने वाले आदमी होते हैं उन सबको मोटिवेट करो, तभी वो लोग, जो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में आगे पढ़ेंगे कि सबको एक तराजू में तोलो, तभी वो लोग अपना बेस्ट देंगे और अच्छे से काम करेंगे। थर्ड आ गया है सुपरवाइजरी लेवल और लोअर लेवल। ये सबसे नीचे लेवल का होता है। इसमें मेनली होते हैं सुपरवाइज़र, सुपरिटेंडेंट, फॉरमैन, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव एक्सेट्रा, ठीक है। इनका मेन काम होता है जो भी वर्कर हमारे काम कर रहे हैं उनके प्रॉब्लम्स को ऊपर तक पहुंचाना, ठीक है। तो पहला फंक्शन होता है रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम ऑफ वर्कर्स बिफोर मिडिल लेवल मैनेजमेंट। द सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर आर डायरेक्टली लिंक्ड विद सबऑर्डिनेट, so they are the right person to understand the problem and grievances of subordinate। मतलब ये डायरेक्टली लिंक होते हैं सबऑर्डिनेट से, ठीक है। तो ये वो लोग का प्रॉब्लम को डायरेक्टली समझ पाते हैं, तो वो सारे प्रॉब्लम को मिडिल लेवल तक पहुंचा देते हैं। सो दे पास दिस प्रॉब्लम टू मिडिल लेवल, और मिडिल लेवल क्या करता है? ऊपर वाले को भेज देता है, ठीक है। दूसरा फंक्शन है इसका मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन एंड डेवलपिंग हेल्थ रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। मतलब गुड वर्किंग कंडीशन भी होना चाहिए, बनाए रखते हैं, और सुपीरियर और सबऑर्डिनेट, सुपीरियर जो हेड होता है, सबऑर्डिनेट जो उसके अंडर काम करता है, तो दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बना हुआ रहना चाहिए कि दोनों एकदम डिसिप्लिन में काम करें, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन में, ठीक है। तीसरा फंक्शन होता है लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर। ये हमेशा वर्कर की सेफ्टी की तरफ ध्यान देते हैं, ठीक है। चौथा फंक्शन होता है कि जो भी वर्कर काम कर रहा है उसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बने, उस पर ध्यान देते हैं। ट्राई टू मेंटेन प्रेसिस स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, ठीक है। और वो लोग जितना भी वर्कर का माइंड डेवलपमेंट का होता है ना, वो सबका रिस्पॉन्सिबल यही लोग होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मॉरल ऑफ द वर्कर, ठीक है। थैंक यू।